Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को पता है कि हम विभाज्यता के नियम तक पढ़ चुके थे कि कौन सी संख्या से, मान लीजिए हमें देखना है कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित होती है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी कि नहीं। वो होता है आपका विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता के नियम हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। एमपी टेट वर्ग 2 मैथ सब्जेक्ट के ऑलरेडी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, चल रही हैं। ये हमारा आई थिंक चौथा वीडियो है ये, ठीक है। तो जो पुराने वीडियो हैं, आप प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपी टेट वर्ग 2 मैथ के नाम से, तो आप लोग वहाँ से जाकर के पिछले वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरा थ्योरी समझाया गया है, ठीक है। आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है एमपी टेट वर्ग 2 ब्रैकेट में होगा मैथ, चैनल पर आप जा कर के देख सकते हैं पुराने वीडियो। मैंने इसलिए प्लेलिस्ट बना दी थी ताकि आपको वीडियो ढूंढने में परेशानी ना जाए, ठीक है। अब आज हम बात करेंगे जो आपके नंबर सिस्टम में ही कुछ महत्वपूर्ण आपके सूत्र होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, उनको हम अच्छे से समझेंगे। आज का हमारा जो थ्योरी का है वो लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे व्हाइट बोर्ड पर, ओके। व्हाइट बोर्ड पर इसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो किस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन करने के समय आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी हमें ध्यान देना है कि ये जो फॉर्मूला है इनको याद कैसे रखना है, इनको ध्यान कैसे दें। और एक चीज़ बताएं, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं हो रहे तो मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा तरीका बताऊंगा याद रखने का। इसके अलावा आप लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ही आपके फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। एक तो तरीका ये है, ठीक। तो चलिए, अब हम लोग पढ़ चुके थे आपके विभाज्यता के नियम तक। अब हम पढ़ते एक समांतर श्रेणी अगर आ जाती है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है ये। तो समांतर श्रेणी होती कैसे है उसकी पहले परिभाषा को समझ लेना है, ठीक है। समांतर श्रेणी, यदि कुछ संख्याएं इस प्रकार क्रमबद्ध की गई हों कि प्रत्येक संख्या अपनी पूर्व यानी पिछली संख्या से एक अचर राशि से बढ़ती या घटती हो, तो इन संख्याओं की श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे अगर हम डिनोट करें किसी को, कैसे बना सकते हैं, तो जैसे ए हो गया, इसके बाद ए प्लस डी, है ना, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यानी कोई एक संख्या होगी जो बढ़ती जा रही है। जैसे यहाँ पर d हो गया, फिर 2d, फिर 3d। अगर इस तरह से आपकी क्रमागत संख्या बढ़ रही हो, कोई भी श्रेणी, है ना, कोई भी सीरीज जो आपकी होगी, कोई श्रेणी होगी, अगर इस तरह से आगे बढ़ेगी तो ये कहलाएगी आपकी समांतर श्रेणी। अब इसके जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि समांतर श्रेणी किस तरह से होती है, ठीक है। तो आपको परिभाषा मैंने बता दी, परिभाषा के बाद आपको कैसी सीरीज होगी ये चीज़ें भी समझा दी। अब आते हैं हम इनके सूत्र पर। सबसे पहले आपको सूत्र याद कर लेना है, दो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो आपको ये वाला मैं अभी बताता हूँ कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है। इसके बाद जस्ट एक जो नीचे दिया हुआ है कि ये फॉर्मूला। अब देखिए, जैसे समांतर श्रेणी आपकी ये है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसके आगे की होगी ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरह से बढ़ती रहेगी। तो जो ए आपका होता है ये प्रथम पद होता है किसी भी सीरीज का, किसी भी श्रेणी का। पहला पद क्या हो जाएगा आपका ए, तथा सर्वांतर यानी कि दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो होता है डी, ठीक। जैसे यहाँ पर ए है, ए प्लस डी होगी संख्या, और एक होगी आपकी ए प्लस 2d। तो डी कैसे निकालेंगे, चाहे आप ए प्लस डी में से माइनस ए कर दें, या फिर ए प्लस 2d में से आपको ए प्लस डी को माइनस कर दें। यानी कि दो संख्याओं के जो सीरीज में आपकी दी हुई हैं, दो संख्याओं के बीच के अंतर को हम क्या कहेंगे, डी कहेंगे।
ठीक, अब समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए कोई डी दी है तो ए क्या होगा, प्रथम पद आपका ए होगा और डिफरेंस दोनों संख्याओं किसी भी संख्या का ले लो, चाहे आप पहली दूसरी का ले लो, चाहे दूसरी तीसरी का ले लो, चाहे तीसरी चौथी का, अंतर सेम ही आएगा। ये चीज़ याद रखना, जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो प्रथम पद हो जाएगा आपका ए और दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस हो जाएगा डी। अब फॉर्मूला देखना है, अगर पूछ दिया जाए, मान लीजिए कोई श्रेणी दी हुई है, अब श्रेणी का सीधे सीधे एनवां पद पूछ दिया जाए कि एनवां पद क्या होगा, तो इसे डिनोट करोगे आप टी एन से। फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल में ए प्लस एन माइनस वन और डी। एनवां पद मान लीजिए पूछते कि इस श्रेणी का 10वां पद कौन सा होगा, तो आप इस फॉर्मूले से उसे निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 10वां पद पूछ रहा है तो n क्या हो गया, 10 हो गया, यानी कि n बराबर हो गया आपका 10। ये आपको मैंने बताया कि श्रेणी का जो पहला पद होगा वो होगा a, तो a आप बराबर जो भी पहला पद दिया है वो निकाल लेंगे। अब d कैसे निकालेंगे, तो दो संख्याओं के उन्हीं बीच का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा d आपका। d आप वहाँ से निकाल लेंगे जो आपको श्रेणी दी हुई होगी और इस फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा यानी कि T10 बराबर जो भी आंसर आएगा आपका वो होगा आपका 10वां पद। तो एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इस श्रेणी का 10वां पद बताइए, 15वां पद बताइए, 6वां पद बताइए क्या होगा, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। जब भी पद पूछे तो Tn इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी। समझ में आया। अब अगर पूछ दे, कोई श्रेणी दे दी पूरी, अब पूछ दिया जाए कि श्रेणी का पूरे का योग बताइए, श्रेणी के n पदों का, मान लीजिए श्रेणी काफ़ी लंबी दे दी, अब n पदों का योग यानी कि जितने नंबर दिए हुए हैं उनका योग निकालना है, तो उसके लिए आपको इस फार्मूले का यूज़ करना है। एस एन से डिनोट करोगे। ठीक है, फॉर्मूला होगा आपका एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन डी और ब्रैकेट लगा देना है आपको। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया। अब देखिए एन क्या होगा, मान लीजिए 10 पद दिए हैं, 20 पद दिए हुए हैं, उनका योग पूछ रहा है, तो एन बराबर आपका 20 हो जाएगा। कितने पद दिए हुए हैं ये चीज़ काउंट करेंगे। एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझ में आएगा, परेशान नहीं होना, पहले आप समझ लीजिए इनको। अब ए मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ए आप प्रथम पद लिखेंगे और एन माइनस वन यहाँ पर कर देंगे, यानी कि जितने पदों का योग पूछेगा उसमें से एक माइनस करके डी आपको डिफरेंस बताना है, अंतर क्या है दो संख्याओं के बीच में, वो चीज़ निकाल लेनी है आपको। यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देना है। जो भी आपको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, इनको ऐड करने के बाद कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम थ्योरी को समझने वाले हैं, फॉर्मूलों को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो जो आंसर आएगा वो होगा आपका समांतर श्रेणी का योग। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। समांतर श्रेणी समझ में आ गई होगी, ये किस तरह से चलती है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, है ना। अब ये कैसी बनेगी, जब एग्जाम्पल हम आपको समझाएंगे अगले वीडियो में, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम समझेंगे आपकी गुणोत्तर श्रेणी को। गुणोत्तर श्रेणी को समझना जरूरी है, इससे भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, ये चीज़ याद रखना। इंग्लिश में इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब इसकी थ्योरी किस तरह से होगी, किस तरह से ये आपकी श्रेणी बनती है, तो माना एक गुणोत्तर श्रेणी, कैसे ए आर का स्क्वायर, ए आर का क्यूब, इस श्रेणी में आपकी गुणोत्तर श्रेणी चलती है। ठीक है, अब देखिए दो फॉर्मूले इसमें भी बनेंगे कि जब गुणोत्तर श्रेणी में आपसे पूछ दिया जाए कि इसका एनवां पद ज्ञात कीजिए, तब आपको लगाना है ये वाला फॉर्मूला। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। श्रेणी का जब एनवां पद निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होगा ए की पावर एन माइनस वन। ठीक,
इसके बाद जब पूछ दिया जाए श्रेणी के n पदों का योगफल, जैसा सेम इसमें था समांतर श्रेणी में, सेम वैसे ही फॉर्मूला इसके भी होंगे, फॉर्मूले में अंतर रहेगा बस। तो इसमें आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, जब श्रेणी के n पदों का योग किया जाए तो इसके देखिए दो फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे। एक है a ब्रैकेट r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये कब फॉर्मूला लगेगा? जब आपका जो r है वो 1 से बड़ा हो, है ना। ये r ग्रेटर देन 1 जब होगा, ठीक है, r जब आपका 1 से बड़ा होगा तो आपको याद रखने के लिए यहाँ पर रखना है कि r बड़ा होगा तभी तो आप उसमें 1 माइनस कर रहे हो, है ना। छोटा होगा तो फिर कैसे माइनस कर दोगे उससे? तो ये एक याद करने की ट्रिक है आपकी। तो एक ही पावर नहीं करना है, एक ही बाद लगा देना है आपको ब्रैकेट। ब्रैकेट में रहेगा r की पावर n माइनस 1 बटे में आपका अपॉन में रहेगा r माइनस 1। कब होगा ये? जब होगा आपका r ग्रेटर देन 1, यानी कि r जो होगा, r की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी हो। अब मान लीजिए r की वैल्यू 1 से छोटी है, तब क्या फार्मूला लगाएंगे? जस्ट नीचे ये आपको दिया हुआ है, इसमें बस क्या कर देना है, 1 में से r की पावर n माइनस कर देना है। a रहेगा ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। कब? जब r 1 से छोटा हो, r लेस देन 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो क्या समझना है, जब r आपका 1 से छोटा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जब r आपका 1 से बड़ा हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और जब पूछा जाए कि श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए तो a r की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a रहेगा r की पावर n माइनस 1। ये आपका पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, यानी कि सीधी सीधी बात करें आपके तो ये फॉर्मूले हैं आपके यहाँ पर। तो पहले आप इस थ्योरी को समझिए, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो क्वेश्चन में ही मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्वेश्चन करेंगे तो आज आपके फॉर्मूले कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा और उससे क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो आज जो है अभी आपको क्या समझने हैं, आज थ्योरी में आपको सारे फॉर्मूला समझने हैं, किस तरह से लागू किए जाते हैं, ये चीज़ें याद रखनी है। अब जैसे आपके ये 3 दिए हुए हैं आपके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जैसे x की पावर n माइनस a की पावर n दिया हो तो n के सभी मानों के लिए x माइनस a से विभाज्य होगा। तो इसमें चाहे जितनी n की पावर चढ़ी हो, अगर x माइनस a है और n यानी कि सेम पावर हो इसमें, जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ x की पावर माइनस x माइनस a लिखा, इसकी पावर n है और a की पावर भी n है, तो ये किससे विभाज्य हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x माइनस a से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, इसके कहने का मतलब ये है। इसी तरह से यहाँ पर दिया है x की पावर n माइनस a की पावर n, n के सम संख्या होने पर, अगर n का जो पावर होगा, अगर कोई सम संख्या है तो वो किससे विभाजित होगी? वो हो जाएगी आपकी x प्लस a से विभाजित हो जाएगी। x प्लस a यानी कि जो x की वैल्यू यहाँ पर दी होगी इसमें और a की वैल्यू जो यहाँ पर दी होगी उससे विभाजित हो जाएगी। क्या करने पर? x प्लस a करने पर। जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना तो ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी आपको, पहले आप जो समझा रहा हूँ उस चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। अब अगर आपकी जो x की पावर n है और प्लस में दिया हो a की पावर n, तो n के विषम संख्या होने, अगर n आपकी विषम संख्या दी हुई है पावर में, कोई 3 है, 5 है, 7 है, अगर ये दी हुई है तो ये संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी? ये हो जाएगी, पूरी तरह से कटेगी आपकी x प्लस a से, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो किस में देखिए n का कोई भी मान हो, कब? जब x की पावर n लिखा हो और a की पावर n लिखा हो, माइनस में x की पावर n माइनस a की पावर जब n लिखा हो, ठीक है, कोई भी संख्या हो, n की कोई भी वैल्यू हो, यानी कि जो घात है जो पावर में है वो कोई भी संख्या हो, अगर x की पावर n माइनस a की पावर n दिया हुआ है तो यह पूरी संख्या x माइनस a से विभाजित हो जाएगी। इतना समझ में आ गया?
इसी तरह से अगर x की पावर n माइनस a की पावर n दिया हुआ है और जो n होगा यानी कि जो पावर है इसके ऊपर अगर वो सम संख्या है तो यह पूरी संख्या x प्लस a से विभाज्य हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपका प्लस में दे दिया, जैसे तीसरा आपको पॉइंट दिख रहा होगा कि x की पावर n प्लस a की पावर n, अगर n जो पावर में है वो विषम संख्या होगी तो ये पूरी संख्या x प्लस a से विभाज्य हो जाएगी यानी कि कट जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है। बाकी जो थोड़ा बहुत डाउट बचेगा वो क्वेश्चन में आपके क्लियर होंगे। बार बार कह रहा हूँ कि जब थोड़ा बहुत डाउट बचता है और जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हमें ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है और किस तरह से सॉल्व करना है। अब आपके ये भी फॉर्मूले हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये याद रखना है क्योंकि एक एक नंबर करके ही आपको 120 में से अच्छे खासे मार्क्स लाने हैं। 120 में से कोशिश करिए कि आपके 120 मार्क्स में 2-4 नंबर कट जाएं बस, क्योंकि इसमें पेडालॉजी भी रहेगी, आपकी शिक्षा शास्त्र भी रहेगा मैथ का, वो भी हम करेंगे। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया कि 120 मार्क्स का आपको मैथ सब्जेक्ट आना है। ठीक, अब हम करेंगे फॉर्मूले। प्रथम n, ये चीज को याद रखिए, क्या पूछ रहा है, प्रथम बोल रहा है। प्रथम मतलब कहाँ से संख्या शुरू होती है। जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा, जैसे मान लीजिए 1 2 3 3 4 5 ऐसे करके 100 तक दे दिया, तो आप उन सबको तो एक साथ नहीं जोड़ पाएंगे ना कि एक 2 3 इनको रख के फिर जोड़ेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड रहेगा आपके पास। इस तरह से आप अगर करने लगे तो आपका एक ही क्वेश्चन काफ़ी टाइम ले जाएगा। तो अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो सीधा सीधा फॉर्मूला है n+1/2। अब कैसे रहेगा प्राथमिक, जैसे यहाँ से दे दिया 1+2+3 डॉट डॉट 100 लिख दिया, यहाँ पर बीच में डॉट डॉट लगा हुआ है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी आपकी, 100 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसका फॉर्मूला अगर इसमें यूज किया जाए कि इनका योग क्या होगा, तो आपको सीधे रखना है 100 और 100+1 करोगे तो 111 अपोन में हो जाएगा 2 को डिवाइड करोगे सो बचेगा, यहाँ पर 100 को काट दोगे आप सो बचेगा 50। अब आपको 111 इंटू 50 कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, 555 और 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछ दिया जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, n+1 डिवाइड बाई 2, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आ गया? ये तो बात हो गई आपकी प्राकृतिक संख्याओं की। अब अगर हम बात करें कि प्रथम जो n सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना हो, सम कैसा, जैसे स्टार्टिंग में 1 के बाद क्या आती है, 2 हो गई आपकी, 4 6 8, इसी तरह से यहाँ पर अगर 100 तक दे दिया तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, जैसे दे दिया क्वेश्चन और बोलिए इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपको श्रेणी देखना है पहले कि क्या है, सम संख्याएं दी हुई हैं आपकी। तो प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, सीधा सा फार्मूला n+1। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, n+1। ये जो फॉर्मूला है इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू रख देंगे n की, क्योंकि n यहाँ पर होगा 100 आपका, तो आंसर आपको मिल जाएगा। हम अप्लाई करके बिल्कुल बताएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका सेकेंड, ये वाला। अब अगर हम बात करें विषम संख्याओं की, प्रथम n विषम संख्याओं का, जैसे कि 1+3+5, इसी तरह से बढ़ती जाएगी। विषम संख्याएं अगर हैं आपकी और उनका योगफल पूछ दिया जाए तो कुछ नहीं, सिर्फ n² कर देना है। मान लीजिए 99 तक दिया हुआ है तो 99 का स्क्वायर कर दीजिएगा आप, आंसर आपको मिल जाएगा, प्रथम विषम संख्याओं का योगफल। तो ये रहा है आपका फॉर्मूला n²। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा।
मैं ये चीज़ें व्हाइट बोर्ड पे, क्योंकि अभी मुझे जो है स्लाइड बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से मैं आपको यहीं से फॉर्मूले समझा रहा हूँ। इसके बाद जो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वो व्हाइट बोर्ड पर ही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकालना है, कैसे सॉल्व करना है और किस तरह से हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये समझ लीजिए आपके नंबर सिस्टम से, है ना, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि आपको इस बार 120 मार्क्स की मैथ आनी है, ये आप समझ रहे हैं। पहले जैसा अब रूल नहीं है, सिलेबस चेंज हो चुका है। पहले आपकी 60 मार्क्स की मैथ आती थी, अब आपको 120 मार्क्स की मैथ आएगी वर्ग 2 में। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर हमें पहले पॉइंट पे क्या पढ़ा था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल था n+1/2। अब उन्हीं का वर्ग कर दिया जाए और उनका योगफल पूछा जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला आपका होगा क्या, n+1, इसके बाद आपको 2n+1 डिवाइड बाई 6 कर देना है, ये आपका फॉर्मूला होगा। अब कैसे याद रखेंगे, देखिए पहले से ही दिया हुआ है n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n+1/2 दिया हुआ है, साथ में आपको जोड़ देना है 2n+1 डिवाइड बाई 3, तो 3 × 2 हो जाएगा आपका 6, तो यानी 6 आपको नीचे लेना है। जब वर्ग की बात आ जाए प्राकृतिक संख्याओं के, तो आपको n+1 लेना ही है, साथ में 2n+1 ले लेना है ब्रैकेट के अंदर और डिवाइड बाई 6 कर देना है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। सॉरी, ठीक। अब हम अगर बात करें n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, अभी तक बात कर रहा था मैं वर्गों का, अब बात करेंगे हम घनों का। तो आपको कुछ नहीं करना है, घनों का योग का जो फॉर्मूला होगा, तो प्राकृतिक संख्याओं का क्या निकाला था, n+1, तो बस n+1 लिखिए और ब्रैकेट के बंद करने के बाद होल स्क्वायर लगा दीजिए, वर्ग कर दीजिए और बटे आपको 4 कर देना है, यानी डिवाइड बाई 4 कर देना है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका किसका, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, ये आपका बन जाएगा। यानी कि आप जो प्राकृतिक संख्याओं का योग था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2 था, तो n+, देखिए या तो आप पूरे में भी स्क्वायर कर दीजिए सीधे सीधे, तो जो 2 है नीचे तो वो 4 बन जाएगा। ठीक, तो n+1 ब्रैकेट क्लोज करके होल स्क्वायर कर दीजिए, ये आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे, डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, या तो आप 2 रहने दीजिए और पूरे में ब्रैकेट लगा दीजिए इस तरह से। मान लीजिए यहाँ पर आपने 2 लिखा, तो पूरे में आप ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए और होल स्क्वायर कर दीजिए, तो भी आपका फॉर्मूला सही रहेगा, क्योंकि जब 2 का स्क्वायर होगा तो 4 ही आएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आपका है प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब यहाँ पर सम संख्याओं के वर्गों के योगफल की बात हो रही है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर 2n/3 रहेगा, क्या रहेगा, 2n/3, इसके बाद ब्रैकेट में वही n+1 ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद 2n+1, बस ये आपका n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल है आपका इतना, 2n/3 n+1 2n+1, ब्रैकेट में आपको ये यहाँ पर शो हो रहा होगा। अब आज और ये बुक से थोड़ा सा पढ़िए, आप समझिए इसको, इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए स्लाइड बना करके लाऊं। थोड़ा अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से मुझे जो थ्योरी सेक्शन है इसी से पढ़ाना पड़ रहा है। इसके बाद हम जब पढ़ेंगे तो आपके लिए बाकायदा स्लाइड बनाई जाएगी, है ना। जब हम क्वेश्चन भी करेंगे तो या तो आपके मार्कर से क्वेश्चन लिखे जाएंगे, या फिर मैं स्लाइड बना लूँगा क्वेश्चंस की,
है ना। फिर डायरेक्ट अब हम मार्कर से सॉल्व करेंगे उनको। अब इसके बाद जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ पर एक चीज नहीं लिखी हुई है, प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योगफल का ये फॉर्मूला है, यहाँ पर आपको लिखना है। प्रथम n का नहीं है, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का ये फॉर्मूला नहीं है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, ये है आपका फॉर्मूला। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा, तो ये होगा आपका 2n स्क्वायर ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर। इनको आप जब 2-3 बार लिख के देखिए, अगर इन फॉर्मूले से आप लोगों को दोस्ती करनी है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार इनको कॉपी में लिखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, अपने आप ये लोग जो फॉर्मूले हैं आपको याद हो जाएंगे। आई थिंक ये चीज आपको अब समझ में आ गई होगी। तो इन फॉर्मूलों को आप लोगों को बार बार कॉपी में लिखना है, जिससे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। अब आपका एक टॉपिक है, पता हो जब सिलेबस मैंने बताया था मैथ का, देख लीजिएगा, तो उसमें बहुपद एवं परिमेय व्यंजक का टॉपिक है, आपका एक सब टॉपिक है। तो बहुपद होता क्या है, जब कोई पद धन या ऋण चिन्ह द्वारा संबंधित होते हैं तथा प्रत्येक पद में x की घात धन पूर्णांक होती है, उस व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। क्या चीज, जब कई पद धन या ऋण चिन्ह द्वारा संबंधित होते हैं तथा प्रत्येक पद में x की घात जो है धन पूर्णांक होती है, यानी कि x की जो घात में होगी वो कोई ऋणात्मक संख्या या फिर भिन्नात्मक संख्या नहीं होती है, उसे हम बहुपद बोलते हैं। तो उस व्यंजक को हम बहुपद बोलते हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो बहुपद के किसी भी पद में जो x की घात होती है वो ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं हो। भिन्नात्मक मतलब जैसे 3/2, 1/2, इस तरह की कोई भी घात नहीं होगी। जो द्विघात बहुपद होते हैं वो किस तरह से होंगे, जब किसी बहुपद में किसी पद की सबसे बड़ी घात 2 हो, है ना, तो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि द्विघात लिखा है तो उसका जो सबसे बड़ा पद होगा, है ना, उसमें जो सबसे बड़ी घात होगी, जो पावर होगा वो 2 हो, उससे ज़्यादा नहीं। एग्जाम्पल भी दिया हुआ यहाँ पर 5x² + 6x + 7, तो सबसे बड़ी घात जो है क्या है यहाँ पर 2 है, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। तो ये चीज समझ में आ गई। अब बात करें हम द्विघात समीकरण की, तो लगभग सिमिलर है द्विघात समीकरण की। जिस समीकरण में जो अज्ञात राशि की जो सबसे बड़ी घात हो 2 होती है तो वह द्विघात या फिर वर्ग समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कहेंगे या वर्ग आप किसको बोलते हैं, जैसे 4 का वर्ग तो पावर 2 होती है, उसको वर्ग बोलते हैं। तो या तो आप इसे वर्ग समीकरण कह सकते हैं या द्विघात समीकरण कह सकते हैं, एग्जाम्पल सेम रहेगा, है ना, क्योंकि इसमें भी आपकी घात क्या है 5x² + 6x + 7 = क्या है 0 दिया हुआ है। इसे आप वर्ग समीकरण भी कह सकते हैं। अब देखिए इस समीकरण में पूछा क्या जाता है, मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण दे दिया या वर्ग समीकरण दे दिया, आपको पूछेगा कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी, तो हमें किस तरह से x की वैल्यू निकालनी है। दो चीजें बनती हैं, या तो आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो या फिर डायरेक्ट ये सूत्र में बताने वाला हूं आपको। थोड़ा इसको थ्योरी पढ़िए, समझिए। किसी समीकरण को हल करने पर x के जो मान प्राप्त होते हैं उन मानों को उस समीकरण के मूल कहते हैं। मूल पूछा जाता है कि इनके मूल ज्ञात करिए, तो x के जितने मान निकलेंगे वो उस समीकरण के मूल कहलाएंगे। क्योंकि वर्ग समीकरण को हल करने पर x के 2 मान प्राप्त होते हैं, याद रखना ये 2 मान प्राप्त होते हैं,
अतः वर्ग समीकरण के दो मूल होंगे। ये दोनों मूल एक से भी हो सकते हैं तथा अलग अलग भी हो सकते हैं, यानी कि x की जो वैल्यू है, दो वैल्यू आएंगी लेकिन वो सेम वैल्यू भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जब वर्ग समीकरण को हल कैसे करते हैं वो तो मैं एग्जाम्पल में जब हम करेंगे, उदाहरण करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तब हम समझेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि इस तरह का अगर कोई समीकरण है तो एक होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। गुणनखंड विधि से हल करना आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे 3-4 क्वेश्चन आप इसके करेंगे, अपने आप गुणनखंड विधि से x का मान निकालना सीख जाएंगे। या फिर आप सूत्र के निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये आपका इस तरह का समीकरण दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप सीधे से x बराबर माइनस बी, यानी कि इस की जो वैल्यू होगी यहाँ पर माइनस बी, इसके बाद प्लस माइनस रूट में लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई पूरे के क्या कर देना है 2a, है ना। तो यहाँ पर जो मान लीजिए 5x स्क्वायर लिखा है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5, तो यहाँ नीचे 10 हो जाएगा। b की बात करें तो यहाँ b की वैल्यू 6 है तो माइनस 6 लिखोगे, और यहाँ पर 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, c हो गया है आपका 7 और आपका a हो गया 5, तो यहाँ पर आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको हम समझा देंगे कि किस तरह से हमें फॉर्मूले से निकालना है या फिर हम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। आसान कौन सा होगा वो भी आपको जब हम दोनों सॉल्व करके बताएंगे तो ये चीज़ें आप खुद ही क्लियर कर लोगे कि हमें किस मेथड से आसान लग रहा है और किस मेथड से हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइमिंग का भी काफ़ी ख्याल रखना है। ये है आपका विविक्तिकर। अगर कोई समीकरण दिया हुआ है, एक वर्ग समीकरण है, तो उसका विविक्तिकर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका ये हो जाएगा, विविक्तिकर कहलाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू यहाँ पर ये रखी होगी, 4 लिखना है और ac की वैल्यू आपको यहाँ से निकाल देनी है जब कोई समीकरण दिया हो। जैसे यहाँ पर समीकरण दिया है ना 5 स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, तो यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 5, b की हो गई 6 और c की वैल्यू हो गई आपकी 7, ठीक। अब कुछ मैथ के नियम होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, तो सबसे पहले उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्रम विनिमय का मतलब होता है कि कोई भी संख्या को, है ना, अगर हम एक्सचेंज कर देते हैं तो उसकी जो वैल्यू है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने प्लस में लिखा a प्लस बी, मान लीजिए a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू है 3, तो आंसर आएगा 8। या फिर हम इसको b प्लस ए भी कर दें तो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आपके यहाँ पर क्या है, b की वैल्यू 3 थी तो हमने लिख दिया 3 प्लस a की वैल्यू 5 है, इसको भी हम जब जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8। तो ये आपका जो क्रम विनिमय नियम है ये गुणा और जोड़ यानी कि योग में लागू होता है, क्योंकि गुणे को भी चाहे आप 5 गुणे 3 करें तो भी 15 आएगा, या फिर आप 3 गुणे 5 करें तो भी आपकी जो वैल्यू है, जो आंसर है वो 15 आएगा। अब बात करते हैं हम साहचर्य नियम की। साहचर्य नियम क्या होता है, तो साहचर्य नियम ये होता है कि जब 3 पद लिखे हो इस तरह से a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, तो चाहे आप जब लास्ट के 2 में आपका ब्रैकेट लगा है, अब हम स्टार्टिंग में a प्लस बी में ब्रैकेट लगा देंगे तब भी आपकी जो वैल्यू है वो सेम ही आएगी योग में। और इसी तरह से आपका गुणा के लिए भी होता है, अगर आपने a गुणे ब्रैकेट में b गुणे c लिखा, बाद में आप अगर a गुणे b ब्रैकेट में लिखें और मल्टीप्लाई c कर दें तो भी आपकी वैल्यू सेम आएगी। अब बात करते हैं वितरण नियम की या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। तो नाम से ये वितरण यानी वितरण करना है। मान लीजिए a लिखा हुआ है यहाँ पर और ब्रैकेट में आपका b प्लस सी कर दे। मान लीजिए a गुणे है, यहाँ पर b प्लस सी है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a का अंदर आपको गुणा कर देना है तो ये हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी, यानी कि a गुणे b हो जाएगा प्लस b गुणे c। तो ये हो गया आपका क्या, वितरण नियम। इसी तरह से आपका ऐसे कर सकते हो जैसा सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है
कि मान लीजिए ए प्लस बी पहले दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर और गुणे में आपका सी लिखा हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है और गुणे में सी है, तो इस सी का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आपका क्या बन जाएगा, सी ए प्लस सी बी। चाहे इनको एक्सचेंज कर दो, चाहे ए सी लिख दो, चाहे बी सी, तो ये क्या होगा, वैल्यू आपकी सेम रहेगी। ये होगा आपका वितरण नियम। अब इतनी ही अपनी थ्योरी बची हुई है। तो आई होप, अब आप लोग बताइए क्या करें। अब इसको यहीं पर बंद कर दें, ये फॉर्मूलों में टाइम लगेगा बताने में, समझाने में, तो हम इसको अगले वीडियो में करेंगे। अभी यहीं तक ही हम लोग करते हैं, वितरण नियम तक ही। इसके बाद आपके ये जो फॉर्मूले हैं इनको अच्छे से समझाना पड़ेगा। इसके बाद आपके जो ये फॉर्मूले दिए हुए हैं, है ना, जो महत्वपूर्ण आपके फॉर्मूले हैं इनको समझाना पड़ेगा, किस तरह से याद रखें। इसके बाद जो घातांक के नियम हैं, ओके, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। जब आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे तो ये आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। और आपके ये वाले फॉर्मूले भी बहुत काम आने वाले हैं। तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं, इस वीडियो को। इसके बाद हम ये जो फॉर्मूले हैं कोशिश करूँगा कि मैं स्लाइड में लेकर के आऊँ और खुद बताऊँ मैं इनको। अगर मुझे टाइम मिल गया स्लाइड बनाने का तो ज़रूर ऐसा करेंगे, नहीं तो एक वीडियो और हम इसी से करने वाले हैं और आपको मैं यहीं पर समझाऊंगा कि ये फार्मूले किस तरह से बने हैं और किस तरह से हमें इनको याद रखना है। तो हम अब यहीं से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब जितने भी लोग, एक आप लोगों का काम है कि आपके पहचान में MP टेट वर्ग 2 मैथ की कई लोग तैयारी करते होंगे, तो उन तक इस वीडियो को शेयर करना है। आपका पूरा सिलेबस होगा यहाँ पर, ये चीज़ याद रखिए। मैथ का जो आपका 120 मार्क्स का, कोशिश करूँगा आपके जो हिंदी इंग्लिश ये चीज़ें हैं उनको भी कवर करूँ, लेकिन अगर उनके लिए उतना टाइम नहीं मिल पाया तो ये आपके जो 120 मार्क्स है ये ज़रूर मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दूंगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन फ्रेंड्स लोगों तक शेयर करिए जो लोग मैथ से MP टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मान लो PRT की भी वर्ग 3 की भी तैयारी कर रहे होंगे, या फिर PRT की भी तैयारी करते होंगे। तो मैथ सब्जेक्ट ऐसा है कि आपका PRT में आता ही आता है, कंपलसरी है। तो बस एक काम रहेगा आपका कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर आप लोगों को करना है। अभी काफ़ी चीज़ें अपने पास नहीं है, जैसे बात करें कि मैं लाइव आकर के आपको पढ़ाऊँ, तो अभी अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही डिजिटल बोर्ड अवेलेबल हो जाएगा तो हम लोग डिजिटल बोर्ड पर लाइव पढ़ाई करेंगे। लेकिन अभी जो है डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो उसकी वजह से हमें स्लाइड में पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। तो बस अब जो है आगे के जो फॉर्मूले हैं एक वीडियो में हम करेंगे, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।